प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का मैं आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं माननीय सांसद श्री संजय भाटिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आदरणीय सांसद सर, क्या सबसे पहले मैं फेस्टिवल सीज़न की, दिवाली की, भैया दूज की, या अभी हमने दशहरा पर्व मनाया, सभी अपने करनाल लोकसभा क्षेत्र के सभी भाई बहनों को और विशेषकर आज हम सब पत्रकार बंधु भाई बहन यहाँ पर एकत्र हैं, सबको बधाई देता हूँ। आज जिस विषय को लेकर आज हम यहाँ पर आपके समक्ष अपना भाव, अपने विचार रखना चाहते हैं, वो है अभी जो आने वाले पंचायत चुनाव हैं, जिसमें जिला परिषद की 25 सीटें और जिसमें पंचायत 395 पंचायतों का और लगभग 9 ब्लॉक समितियों में 200 जो मेंबर चुने जाने हैं। तो इसमें ब्लॉक समिति और पंचायतों के चुनाव प्रदेश का जो निर्णय था वो बिना सिंबल का था, और जिला परिषद के चुनाव में जो वार्डों के चुनाव होने हैं उसके लिए उन्होंने हर जिला टीम के ऊपर उन्होंने जिम्मेवारी सौंप दी थी कि आप ये निर्णय करेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हर फील्ड के अंदर आपको जो चेंज का अनुभव हुआ है, चाहे शुरुआती दौर में आप नौकरियों को लेकर बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि पहले जो बच्चे नौकरी लगते थे जेब से ही पर्ची निकलती थी, जिसकी मंत्री ने, एमएलए ने, मुख्यमंत्री ने बोल दिया उस बच्चे की नौकरी लग जाती थी, और काबिल बच्चे अपने आप को ठगा सा महसूस करते थे। ये सिस्टम माननीय मनोहर लाल जी ने चेंज किया और टोटल सिस्टम को डिजिटलाइजेशन, काफी डिपार्टमेंट्स को उन्होंने ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। आज बुढ़ापा पेंशन भी आप अगर परिवार पहचान पत्र आपका बना हुआ है, आपकी आयु ऑटोमेटिकली अगर 60 साल की हुई है पूरी, तो आपकी पेंशन आपके खातों में आनी शुरू हो जाएगी। इक्का दुक्का शिकायतों को छोड़कर मैं समझता हूँ काफी ज्यादा ऑनलाइन जो सर्विसेज हुई हैं, चाहे कोई डिपार्टमेंट की आपने एप्लीकेशन देनी है, अगर थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी के कारण दिक्कत आती हो तो वो मैं समझ सकता हूँ, आती है, लेकिन मैं समझता हूँ सिस्टम को चेंज करने का प्रयास किया गया। उसी तरह से पंचायतों के मामले में पढ़ी लिखी पंचायतों की, जबकि विरोधियों ने खिलाफ में जाकर केस किया, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, पूरे देश भर में एक मैसेज गया कि हरियाणा पहले राज्य बना कि जहां की पंचायतें और चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो पढ़े लिखे होंगे। ये एक बड़ा जबरदस्त फैसला था। फैसले सुप्रीम कोर्ट में और भी बहुत आए, चाहे SYL के पानी को लेके आए हो या अभी अलग से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के, मैं इसके लिए साधुवाद और बधाई देता हूं मनोहर लाल जी को, जो बड़ी गंभीरता से इन विषयों को टेकअप करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना पक्ष ईमानदारी से रखते हैं, जिसके कारण ये सारे फैसले हरियाणा के हक में आए। और अभी मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबको, क्योंकि हम सब पत्रकार जरूर हैं लेकिन हम हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा के निवासी हैं। जो पहले की सरकारें सिर्फ टीवी के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट में या न्यूज़पेपर में हरियाणा नंबर 1 का एक नारा बोला करती थी, अगर सही मायने में उनकी भी अगर सोच हरियाणा को नंबर 1 लाने की थी, लेकिन उस सोच को पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो माननीय मनोहर लाल जी को जाता है, कि जिन्होंने वाकई में ऑन रिकॉर्ड हरियाणा को नंबर 1 के ऊपर लेकर आए हैं। और आज जो जिस निर्णय को लेकर जो जिला की टीम ने निर्णय लिया, जनप्रतिनिधियों ने बातचीत करके लिया, तो मेरे को जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि आपने ये घोषणा हम आपके द्वारा कराना चाहते हैं कि जिला परिषद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बिना सिंबल के लड़ेगी। ये मूल आपके सामने आज ये घोषणा करने का था। और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से, क्योंकि हमने देखा कि चुनाव के अंदर, हालांकि आपका अगला प्रश्न आने वाला है कि आप वो क्यों, हमारा जो चुनाव है हमने देखा कि नीचे तक का कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही एक वार्ड से 3-3, 4-4, 5-5 अपने कार्यकर्ता चुनाव लड़ने में है। तो एक तरह से हमारा आपस का ये फ्रेंडली होगा, सब चुनाव आपस में, लोग जिनको भी चुनेंगे सबका भाव अच्छा है, काम करने का भाव है। मैं केवल इतनी प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से कि सब लोग बड़े प्रेम से शांतिपूर्वक चुनाव लड़ें, आपस में डिफरेंसेस क्रिएट ना करें, और जिस तरह का लोभ लालच देकर, जिस तरह का दबाव देकर
लोग ये वोट का खेल खेलते हैं, उनसे उनको बचना चाहिए और ये गलत काम ना करें। अपनी भावना से लोगों को खुद वोट करने दें और अच्छे प्रतिनिधि चुन के आए। ये जो 600 लगभग 625 जो प्रतिनिधि चुन के आएंगे, चाहे ब्लॉक समिति के हैं, जिला परिषद के हैं, चाहे पंचायतों के सरपंच हैं, ये अपने अपने क्षेत्र का निर्णय करने वाले होंगे, फैसला करने वाले होंगे। मुख्यमंत्री जी जैसे पुराने समय में सरकारें सारी अपने हाथ में ताकत रखती थी, उन्होंने सारी पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया। आपके सामने नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव रहे हैं, तो लोगों के समक्ष उनको फैसला दिया कि आप अपना बजट, अपनी नगर पालिका का, नगर परिषद का, नगर निगम का आप अपना बजट खुद बनाओ, फिर आपको कमी पड़ती है तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। उसी तर्ज पर पंचायतों को आगे बढ़ाया गया। सर, जो उम्मीदवार खड़े हैं जो नशा बांटेंगे, क्या उन पर अंकुश लगाया बिल्कुल अंकुश, मैं आपके सामने अपील भी कर रहा हूं, मानवीय अपील भी कर रहा हूं और प्रशासन की ओर से भी मैं कहता हूं कि शिकायत पहुंचनी चाहिए, तुरंत प्रशासन वहां पहुंच के जो ये नशा बांटने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सर, कार्रवाई। ये तो बात रही चुनावों की। कल नवीन जय हिंद करनाल पहुंचे थे, आपका वहां पर पोस्टर लगा था, सेक्टर 12 बाहर की मैं बात कर रही हूँ, और उन्होंने कहा था कि आप कहीं लापता हैं। आपने लोगों से वायदा किया था कि हफ्ते में 3 दिन आप बैठेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, लेकिन आप गायब। मैं हफ्ते में नहीं, मैं पूरा हफ्ता ही बैठता हूँ। मैं ऐसी लोकसभा क्षेत्र का हूँ, मैं पूरी, मेरी बात आपने प्रश्न किया तो मेरी बात सुनिए। मेरा उसका तो मेरा निवास पानीपत के अंदर इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर है। आप कभी आए नहीं है तो देखेंगे तो मेरा बहुत बड़ा कार्यालय मेरे घर के पास ही है। आप सर मेरी पूरी बात और एक बात और है, कुछ लोगों को सिर्फ प्रचार में, एक मीडिया के अंदर रहकर एक अपनी बात को ड्रामा करने में नवीन जय हिंद एक्सपोज हो चुके हैं। केवल हरियाणा में नहीं, केवल अपनी पार्टी के अंदर भी एक्सपोज हो चुके हैं। आज मुझे नहीं लगता कि उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता है। सर, आप कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हम पत्रकार हैं, अगर हमें नहीं पता कि आप बैठते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आम लोगों को भी पता होगा। नहीं, मैं अगर आप देखिए, मेरे ख्याल आप उसमें मैंने अपना पक्ष रखा है। मेरा सोशल मीडिया ऑन है, मेरा फेसबुक है, मेरी डे टू डे एक्टिविटीज आपके सामने। अगर आप उस पर अगर एक नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आज मैं कहाँ था, कल कहाँ था, परसों कहाँ था। मैं अपने लोकसभा, मैं कोई बाहर से नहीं आता, मैं दिल्ली नहीं रहता, मैं अपनी लोकसभा में ही रहता हूँ। अगर कोई पुलिस वाला सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी करके शराब पी रहा हो तो क्या कार्रवाई बनती है? उसके ऊपर विभागीय एक्शन तो बनता ही बनता अगले है। दिन सेम वहीं पर गाड़ियां ने दोबारा रोड जाम किया होता है 2 दिन खबर चलने के बाद। नहीं, अगर खबर चलने के बाद हो सकता है, कंप्लेन के बाद भी सर, तो ये गलत बात है। अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई। भाटिया जी, आदमपुर के अंदर जो भगत बिश्नोई हमारे बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर हो चुका है। जब उन्होंने अपना चिन्ह दे दिया, चुनाव चिन्ह दे दिया, वो हमारे प्रत्याशी हैं और वो लगातार 2-3 पीढ़ियों से आदमपुर विधानसभा को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, उनका परिवार दे रहा है। चौधरी भजनलाल से शुरू होकर चौधरी कुलदीप बिश्नोई से और अब भव्य बिश्नोई। एक नई पीढ़ी है, युवाओं को आगे आना ही चाहिए और युवा आगे आए, और वहीं का बच्चा है, उन्हीं परिवारों में पला बढ़ा है, वहीं खेला। और जहां तक मुझे लगता है कि आदमपुर के अंदर जो अपोजिशन के पार्टी हैं, उनको तो वहां से कैंडिडेट ही नहीं मिला, उनको बाहर से कैंडिडेट इंपोर्ट करना पड़ा। जैसे आप जींद बाई इलेक्शन था, जैसे रणदीप सुरजेवाला जी को वहीं से दूसरी जगह से लाकर वहां चुनाव लड़ाया गया। मुझे लगता है जयप्रकाश जी के साथ भी वही कुछ होने वाला है। सर, आपने टोल प्लाजा को लेकर आवाज उठाई थी। विपक्ष का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अगर शहरी क्षेत्र में चुनाव हो तो सिंबल पर लड़ती है और गांव में चुनाव हो तो वो सिंबल पर नहीं लड़ती। क्या डर गई है बीजेपी? नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी डर गई तो फायदा विपक्ष को मिलेगा। मुझे अभी तक नहीं लगा कि हमारी जो लोग सर्वे करके आए, वार्ड स्तर पर सर्वे करके आए, कहीं ऐसा लगा ही नहीं। अगर 4 कैंडिडेट एक वार्ड से लड़ रहे हैं, चारों के चारों भारतीय जनता पार्टी का ही सिंबल चाहते हैं और सिंबल एक को मिलना है। आप बताइए कि ऐसे समय में हम क्या निर्णय कर सकते थे? अगर डरने वाली बात थी, अगर हमारा सिंबल हमारी ताकत है, तो अपोजिशन के लिए तो बड़ा स्वर्ण अवसर है। इतनी बड़ी बड़ी बातें नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में भी अपोजिशन के लोग करते थे। आप देखिए, कहीं भी कोई एक कैंडिडेट भी किसी का जीता, पूरे हरियाणा में एक पार्षद आप पार्टी का, पूरे हरियाणा में जितने भी नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव है, सिर्फ एक है। नहीं तो कितने बड़े बड़े पोस्टर जीटी रोड पे करोड़ों रुपए के तो उन्होंने पोस्टर ही लगा दिए थे। अब हरियाणा बदलेगा, ऐसा बदला कि आप पार्टी की एक ही सीट है। लेकिन वोट की एवरेज तो उनकी बड़ी है। नहीं, वोट की एवरेज जब कांग्रेस अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगी, जिस स्टेट में भी कांग्रेस 0 हुई है, वो आप पार्टी उसको खा गई। वो अपने कांग्रेस के वोट ही आपस में बढ़ते जा रहे हैं इनके। सर, आपने लोगों के लिए टोल प्लाजा की आवाज उठाई थी सर, लेकिन टोल प्लाजा अब तक शिफ्ट नहीं हुए। उस
समय हालांकि बहुत वाहवाही बटोरी गई थी, लेकिन वो तो नहीं, मैंने कोई वाहवाही बटोरने के लिए मैंने टोल प्लाजा की बात नहीं उठाई थी। एक सांसद का कर्तव्य है कि जिस चीज से उस क्षेत्र की जनता को दिक्कत हो रही है वो आवाज पार्लियामेंट के अंदर उठाना, वो एक मंच है हर सांसद के लिए अपने क्षेत्र की आवाज उठाना। और मैंने वो आवाज उठाई तो वाकई में वाहवाही मिली। हालांकि नेशनल हाईवे का मुद्दा मैंने उठाया, जो 2-2.5 सालों से एक कोई कंपनी थी, उनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने काम बंद कर रखा था, लेकिन टोल दिया जा रहा था मूर्थल के पास होना। मैंने जितने भी मुद्दे उठाए, चाहे रेलवे को लेकर उठाए, चाहे हाईवे को, ये सारे पूरे हुए। टोल प्लाजा के अंदर मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कि 60 किलोमीटर में बीच में कोई टोल नहीं होना चाहिए, तो हमारा टोल यहाँ पर 60 किलोमीटर से कम पड़ता था, जिस बात को बाद में माननीय नितिन गडकरी जी ने भी स्वीकार किया कि बिल्कुल सही है, यही गाइडलाइंस है कि 60 किलोमीटर से नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक और अड़ गई कि जो हमारे जो बीच का टोल था, जो 60 किलोमीटर के बस्ताड़ा और मूर्थल के बीच का जो टोल था पानीपत का LNT का, वो LNT का था, वो हाईवे का नहीं था, वो फ्लाईओवर का था। उसमें ये कंडीशन ये वाली अड़ गई जहां पर दिक्कत आई। दूसरी बात, मैं मंत्री जी के साथ बैठा, मैंने इस विषय को कई बार टेकअप किया, मंत्री जी ने मुझे इस बात को समझाया भी सही। आज आप देखिए कि 50 साल के शासन काल में ईमानदारी से अगर आप आकलन करेंगे, आप क्योंकि निष्पक्ष हैं, पत्रकार हैं, आप किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता तो है नहीं, आप निष्पक्ष हैं, अगर आप आकलन करो कि 50 साल में आपने कितने हाईवे बनाए, और ये मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल में, नितिन गडकरी जी के 8 साल के मंत्री होने के कार्यकाल में, अगर आप हाईवे की गिनती करेंगे तो 50 साल के मुकाबले 8 साल में हाईवे ज्यादा बने हैं, बाईपास ज्यादा निकले हैं। आप ये देखिए, तो अगर वो जितना बजट केंद्र सरकार का है उतना ही बजट नेशनल हाईवे बनाने का है, वो आप BOT सिस्टम से बना सकते हैं, आप उसको टोल को पे करके ही तभी आप नेशनल हाईवे निर्माण कर सकते हैं। काम पैसे से होना है। अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विकास कार्य करना चाहते हैं, तो पैसे से होगा, और पैसे का उन्होंने अल्टरनेटिव ये रास्ता निकाला। इमरान भाई साहब की बात भी सर, चौथी वंदे भारत हिंदुस्तान को अच्छा काम हुआ है, लेकिन ये करनाल भी स्टॉपेज नहीं है, पानीपत भी स्टॉपेज नहीं है, क्या इसकी आवाज उठाएंगे? ये मैं बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं उस दिन पानीपत के अंदर था जहां मैंने वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया। मैं सबसे पहले अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो हम चर्चा करते थे जापान की रेलगाड़ियों की स्पीड की, आज वही उसी चीज में वही इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है कि हमने जापान की तरह नई लाइनें बिछाई हैं, हमारी लाइनें तो कई 100 साल पुरानी भी बिछी हुई हैं, उन्हीं को आपने रेनोवेट करके, उसी को आपने रेस्टोर करके आपने जो ट्रेनें चलाई, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई। और बड़ी खुशी की बात है, आज रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का मामला हो, सफाई का मामला हो, उस समय और आज की जमीन आसमान का फर्क है। आज ट्रेनों की स्पीड का मामला हो, वो जमीन आसमान का फर्क है। आज ट्रेनों की पंक्चुअलिटी का मामला हो, मैं मैक्सिमम ट्रेन से सफर करता हूं, मैं दिल्ली पार्लियामेंट जाता हूं तो डेली अप डाउन करता हूं, मैं दिल्ली में नहीं रुकता, मैं पानीपत में ही रुकता हूं। तो डेली आप ये देखिए कि बिफोर टाइम 2 मिनट पहले पानीपत स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है, जबकि पहले की ट्रेनों का अगर आप इतिहास निकालेंगे, डेट चेंज हो जाती थी, टाइम चेंज नहीं होता था। आज 12 बजे पहुंचनी है तो नेक्स्ट डे डेट चेंज होगी, नेक्स्ट दिन 12 बजे के बाद वो ट्रेन पहुंचा करती थी। इतना ड्रेस्टिक चेंज हुआ है। जहां तक पानीपत या करनाल के अंदर, जो करनाल लोकसभा में पड़ता है, आवाज उठाने की बात है, मैंने पार्लियामेंट में अगर आप देखेंगे तो कई मामलों के अंदर आवाज उठाई है, इसकी भी मैं आवाज उठाऊंगा, रिक्वेस्ट उनको भेजूंगा। लेकिन हम 2 चीजें चाहते हैं, एक तो हम स्पीड भी चाहते हैं ट्रेनों की, समय कम लगे यातायात के अंदर, ताकि जो हम अब बाय एयर यात्रा करने में इतनी फ्लाइट्स है नहीं, बोझ बढ़ता जा रहा है, एयरपोर्ट्स पर रश होता जा रहा है, तो ये जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं ये उसको कवर करेंगी। अगर हम हाई स्पीड जाते हैं तो हमें लेस स्टॉपेज रखने पड़ेंगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक स्टॉप पे ट्रेन रुकती है तो फिर उसी स्पीड में जाने में उसको टाइम लगता है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए हमें ऊना जाना है, अभी ऊना जाना, मैं हमीरपुर एक बैठक करके आया हूँ हिमाचल प्रदेश की, मैं बाय रोड गया हूँ और रात को ऊना से ट्रेन चलती है, वहां से बैठ के रात को 3 बजे पानीपत पहुंचा हूँ। आप ये देखिए कि कितना टाइम कंज्यूमिंग थी वो ट्रेन, लेकिन अब वंदे भारत आने से मान लो मुझे ही ऊना जाना है तो मेरा क्या लगेगा, मैंने 1 घंटा पानीपत से, आधा घंटा पौना घंटा अंबाला के लिए, पानीपत से 1.25 घंटा अंबाला के लिए, अंबाला में वंदे भारत में बैठकर मैं आगे ऊना पहुंच सकता हूं। इस तरह एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत हमें करनी पड़ेगी,
तभी हम इन स्पीड्स को मेंटेन कर पाएंगे। सर मेडिकल यूनिवर्सिटी कब तक ऑपरेशनल हो जाएगी? ये अभी उसके ऊपर काम काफी स्पीड से चल रहा है और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे करनाल के अंदर ये यूनिवर्सिटी बन रही है और मैं समझता हूँ जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई SYL को लेकर, लेकिन पंजाब का स्टैंड है कि पानी नहीं दिया जाएगा। वहीं किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने भी कहा था कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, क्या देखते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। मैं बोलूंगा इस मेरी बात को पॉलिटिसाइज किया जाएगा, इसलिए देखिए पंजाब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन पंजाब को आत्मचिंतन करना चाहिए। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.